May I come in, sir? या प्लीज आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो भारती, सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दे बोर्ड को। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर, मेरा नाम भारती साहू है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है। मेरी हॉबी ईशा क्रिया मेडिटेशन और गेटिंग इंसाइट इनटू वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन है। ओह, वेरी गुड। ये हॉबी कैसे डेवलप हुई आपकी? ये जो आपने बताया हाइजीन के बारे में, वुमेन्स के जानना। सर, घर में मैंने मम्मी की काफ़ी हेल्थ को ख़राब होते देखा है, और भी जो स्लम एरिया की महिलाएं हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं होती थी, और कहीं मैंने महिलाओं को हेल्थ के कारण बीमार होते या फिर उनकी मृत्यु होते देखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी, तो फिर मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना रुचिकर समझा। तो क्या केवल पढ़ा है या कुछ किया भी है बेटा आपने इसके लिए? नहीं सर, अभी तो सिर्फ मैंने इसके बारे में पढ़ना ही स्टार्ट किया है। तो कुछ बातें बताइए, किस तरह की बेसिक समस्याएं महिला हाइजीन से आपको दिखी जुड़ी हुई, खासकर जिस एरिया में आप रहती हैं या जिस जगह पर आप रहती हैं? सर, अगर सबसे पहली समस्या देखते तो सामाजिक स्तर पर अभी भी हाइजीन को, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर टैबू माना जाता है। महिलाएं खुलकर इस पर बात नहीं करती हैं। और दूसरा देखते हैं कि सर, जो जैसे सरकार की परियोजना जनौषधि परियोजना में जो पैड प्रोवाइड किए जाते हैं 1 रुपीज़ में, उसको लेकर उनके पास ना तो अवेयरनेस होती, ना उनके पास इतनी फैसिलिटी होती कि वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है इनमें। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छा विषय है और देखो फिल्में बनी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी, सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट अभी भी लोअर स्ट्रेटा में इसलिए बोल रहा हूँ जो इकोनॉमिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया है, वो इस मामले को लेकर क्यों टैबूड बना हुआ है, और क्या फिर इसका क्या इलाज क्या है? मान लीजिए आप डीएम बन जाती हैं, तो इसी विषय को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, और केवल अवेयरनेस ही नहीं बल्कि एक्सेस के लिए क्या क्या कुछ सोचा है आपने, क्या करेंगी? यस सर, मैं क्षेत्रीय स्तर पर तो सबसे पहले एक ऐसी समिति बनाऊंगी, जैसे माता समिति या बहन समिति हम उसको कह सकते हैं, जिसमें सारी महिलाएं होंगी उस क्षेत्र की। इसके साथ ही हम किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को उसमें शामिल करके 10 से 15 दिन में एक बैठक कर सकते हैं, जिससे हम हेल्थ से, हाइजीन से रिलेटेड विषयों पर चर्चा करेंगे उनके साथ ही। और सर, इसके साथ हम पुरुषों को भी उसमें शामिल करेंगे, ताकि पुरुषों के अंदर भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एक टैबू का विषय नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है महिलाओं के साथ होने वाली। अच्छा, एक अब तो साउथ और कई जगह पे ना एटीएम मशीन टाइप आ रहे हैं, उसमें 1 रुपए डालें और पूरा जो सैनिटरी पैड है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह की चीजें भी शुरू की जा सकती हैं क्या? यस सर, इस तरह की चीज़ें कहीं कहीं शुरू की गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी इसका ठीक से एक्सेस नहीं हो पाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पैड, मशीनरी पैड जो है उसको भी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जब लड़कियां जो है कहीं ड्रॉप आउट स्कूल का हमें इसी कारण देखने को मिलता है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अच्छा, एक फिल्म आई थी पैडमैन, देखी थी आपने? यस सर। ये बेसिकली वो, मैं किसी अक्षय कुमार या उस पे नहीं जाना चाहता हूँ, उस व्यक्ति का नाम याद है जो इसके रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, जो चीप और इस पैड को क्रांतिकारी तरीके से बनाने के लिए जाना जाता है, जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी, उनका नाम क्या था पता है आपको? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ मैं उनका नाम। तो आपने कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाई करी है, यस सर। तो कुछ याद है कंप्यूटर साइंस? यस सर। आजकल ये क्वांटम कंप्यूटर की बहुत चर्चा चल रही है। ये क्वांटम कंप्यूटर और बीच में सुपर कंप्यूटर चलते थे, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सर, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्वांटम तकनीक पर वर्क करता है, जिसमें 1 और 0 जो बिट होती है वो एक साथ कैलकुलेट कर देता है। और सर, इसमें एक खास चीज़ ये होती है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उससे कई लाख गुना स्पीड जो क्वांटम कंप्यूटर की होती है। सर, सुपर कंप्यूटर भी इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसको मान सकते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है। जैसे कि हम किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटलिटी में या फिर हेल्थ सेक्टर में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में मतलब अगर हम टेक्निकली अंतर पूछें क्वांटम में और सुपर कंप्यूटर में, कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में या उसका जब हम निर्माण करते हैं तो क्या अंतर होता है, कुछ बता सकती हैं? किस सिद्धांत का प्रयोग करता है क्वांटम और कौन सा सुपर कंप्यूटर करता है? सर, ये क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करता है क्वांटम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर सर, जो कंप्यूटर वर्क करता है उसी का ही एडवांस रूप होता है सुपर कंप्यूटर। तो कैसे वो सुपर कंप्यूटर हो जाता है, वही मैं जानना चाहता हूँ।
चलिए क्वांटम अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सुपर कंप्यूटर में जैसा आप कह रही हैं ना कि उसी का एडवांस रूप हो जाता है, तो ऐसा क्या करते हैं कि एडवांस हो जाता है? सर उसमें उसकी स्पीड को लेकर, कैलकुलेशन को लेकर सर अभी अभी नहीं सोच पा रही हैं आप। यस सर। अच्छा, जैसे आपने बोला कि मल्टीलेटरल काम करने लगता है ना? बहुत सारे उस पे काम करने लगता है, और हम बहुत कोशिश करके भी अगर हम टॉप 10 में लें तो जैसे भारत वैसे कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज रखता है और सॉफ्टवेयर में तो सुपर पावर भी माना जाता है, लेकिन अगर हम चाइना से तुलना करें, जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से, तो हम उस फ्लॉप कितना अच्छा कितने कैपेसिटी तक का सुपर कंप्यूटर बना चुका है दुनिया, पता है आपको? सर एग्जिट तो याद नहीं है पर 500 फ्लॉप समथिंग है, सॉरी सर अभी मैं 500 फ्लॉप तो होता है नहीं, एक जैसे होता है ना टेरा फ्लॉप, पेटा फ्लॉप, तो कुछ पता है कहाँ तक पहुंचे हैं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि कंप्यूटर अवेयरनेस, मुझे लगता है आपकी दोनों ही पढ़ाई बहुत अच्छी है, मुझे दूसरी तरफ लगता है हाइजीन पे और भी सर लोग पूछेंगे, कंप्यूटर में भी लगता है कि लिटरेसी महिलाओं की, और खासकर जो रूरल एरिया है या सबअर्बन एरिया की महिलाएं हैं, अगर ये डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर लिटरेसी पहुंचे तो एम्पावरमेंट बढ़ सकता है। तो कैसे इसको सुरक्षित किया जाए, इसके लिए क्या सोचा है आपने कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े? सर इसके लिए हम प्रसार शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट चला सकते हैं, जिसमें जो ग्रामीण स्तर पर ऐसे एरियो में हम जो कंप्यूटर सेंटर्स ओपन कर सकते हैं, जिसमें चाहे किसी भी एज ग्रुप की हो, चाहे किसी भी एजुकेशन की महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो, उनको एडमिशन देके उनको कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक विमर्श और आता है, शायद आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, अभी देखा होगा कि एक महिला जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया, उसका नाम था माइंडफुल एआई, और काफी अच्छा ग्रो कर रही थी, लेकिन अपनी फैमिली प्रॉब्लम में एआई में तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अपनी कुछ हस्बैंड के साथ रिलेशन के उसमें उन्होंने अपने ही बेटे की हत्या कर दिया, बड़ा बड़ा ब्रुटल मर्डर किया। एक माँ अपने बच्चे की हत्या कर दे हिंदुस्तान जैसे देश में, तो ये बड़ा अजीब लगता है। तो ये कहीं जो हमारे एक्चुअल रिश्ते हैं, जो हमारे इमोशनल रिश्ते हैं, ये एआई और कंप्यूटर उसको धराशायी तो नहीं करता जा रहा है? और वो भी एक स्त्री, एक पिता तो तभी सोचा भी जा सकता था, एक माँ कैसे अपने बेटे का खून कर सकती है? और ये हाल की घटना है। सर अगर इसको एआई या फिर कंप्यूटर से हटके अगर वास्तविकता में देखते हैं तो महिलाओं के ऊपर एक दोहरा बोझ होता है, जिसमें उनको कार्यस्थल को भी संभालना पड़ता है और घर की जिम्मेदारी भी होती है। तो सर अगर उसको वो मैनेज नहीं कर पाती हैं ठीक से, तो इमोशनली वो इतना ज़्यादा, उनका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उस स्ट्रेस के कारण फिर वो ठीक से ना अपने आप को मैनेज कर पाती है ना अपनी फैमिली को। तो सर सबसे पहले तो हमको इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। जहाँ महिलाओं को अगर कार्यस्थल पे वर्क किया जाता है तो उनको फिर पुरुषों को सहयोग करना पड़ेगा घर के काम में भी, और अगर कुछ स्ट्रेस होता है तो घर में आके वो शेयर कर सकती है, तो इमोशनली वहाँ से हम बैलेंस कर सकते हैं। दूसरे स्तर पर देखते हैं सर कि एआई के स्तर पर हम देखते हैं कि इसने टेक्निकल तो ज़्यादा बना दिया है लोगों को, लेकिन हम भावनाओं के स्तर पर भी इसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की ज़रूरत है। एथिकल गाइडलाइंस के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि महिला सुधार के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है एक शब्द तो है कि महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि जो वेदना महिलाओं ने खुद झेली है वो पुरुष कम से कम उस लेवल तक नहीं समझ सकता, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे वुमेन वेलफेयर के प्रयास शुरुआती जो हुए वो तो सब पुरुषों ने किए हैं, लेकिन जो फेमिनिज्म है, चूंकि आप साहित्य की विद्यार्थी भी हैं, नारीवादी कहती है कि नहीं भाई महिलाओं की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तो क्या पुरुष हमेशा स्त्री विरोधी ही होता है और बेहतर नहीं सोच सकता? सिर्फ पुरुष हमेशा स्त्री विरोधी नहीं होता है, पुरुष भी महिलाओं के हित में चाहता है, लेकिन जो स्वयं वेदना होती है वो स्त्री खुद अपने आप से ठीक से समझ सकती है, पुरुष सिर्फ उसकी बाहर की चीज़ों को समझ सकता है, तो वो उसी तरीके का आंदोलन या उसी तरीके की चीज़ें महिलाओं के लिए करेगा, लेकिन जो वास्तविकता में सशक्तिकरण है वो महिलाओं के द्वारा खुद ही हो सकता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये कहा जा रहा है कि फैमिली और जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, सोशियोलॉजी में तो मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन माना गया है ना? तो ये बताइए कि जो अभी एक बात आ रही है कि जब तक वुमेन एम्पावरमेंट पूरी तरह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारी डिपेंडेंसी इन सब चीज़ों से खत्म नहीं होगी, और इस जैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस तरह की चीज़ों पे आपका क्या कहना है कि परिवार एक संस्था जिस तरह बनी रहेगी तब तक जो है डिपेंडेंट रहेगी महिला, ऐसा है क्या?
सर, जो परिवार संस्था है वो हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो हमको ये लगता है कि परिवार संस्था को बने रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मकता है हमारे परिवार में, उसको कहीं न कहीं समाप्त करने की ज़रूरत है। तो फिर इस तरीके से सर घर के और बाहर की दोनों चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये बताइए कि ये कैसे होगा? जैसे मान लीजिए महिला पारिवारिक दायित्व भी लेकर चलती है, और आपने कहा था ना जैसे कि अगर ऑफिस में और घर दोनों का दायित्व का दोहरा बोझ पड़ता है। अभी तक देखा गया पुरुष ऑफिस जाता था, महिला घर संभालती थी, तो एक बड़ा जो श्रम विभाजन था या फिर कहिए कि जो विभाजन था वो बड़ा क्लियर था, और दोहरा बोझ तो है। और उसके बाद भी अगर परिवार भी रहेगा तो ये चीज तो करनी पड़ेगी। तो फिर कैसे इसमें संतुलन हो सकता है? कैसे संतुलन होगा? सर, पहली चीज़ तो हम सहयोग स्थापित कर सकते हैं महिला और पुरुष के बीच में, परिवार के बीच में। दूसरे स्तर पे सर हम देख सकते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक देखते हैं जो सुधा मूर्ति जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसमें किया है कि उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस और जो घर का बैलेंस है उसको मैनेज करने की कोशिश की है, तो उसमें सहयोग है। दूसरा सर कि महिलाओं को इस तरीके से सशक्त करना होगा कि उनके ऊपर जो कार्य का बोझ कार्यस्थल पे जैसे कई तरीके के जो यौन शोषण होता है, जो मेंटली वो डिस्टर्ब होती है, तो वो पुरुषों के समान भी उनके पास ठीक से अधिकार होने चाहिए। तो जी, थैंक यू। गुड इवनिंग भारती। भारती, जैसा कि आपका डेफ में लिखा है कि आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ी है, ग्रेजुएशन की है, यस सर। जाहिर है आप काफ़ी समय आपका कंप्यूटर पर गुजरता होगा। यस सर। और कंप्यूटर चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा है हमारे पास, जाहिर है आप इंग्लिश भाषा से भी काफ़ी वाकिफ़ होंगी। ऐसे ही है या हिंदी में कंप्यूटर देखती है? जो भी स्क्रीन पर देखती है इंग्लिश में देखती है। चलिए, मेरा इसमें एक बड़ा हमें कन्फ्यूज़न है एक आम लोगों को कि गूगल जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन, चलिए इससे पहले एक मेरा सवाल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानती हैं? यस सर। चलिए, इतना जानती हैं तो ये बताइएगा कि जो सर्च इंजन है गूगल, हमने ये सुना है कि कंटेंट उसमें अपलोड होता है वेबसाइट्स के रूप में, इसमें स्क्रॉलिंग होती है कंटेंट की, सर्वर में जाता है, फिर वो इंडेक्सिंग होती है, फिर वो रिजल्ट पेज पर सामने आता है और जाहिर है उसके बाद सामने आता है। लेकिन हमको यह आज तक समझ नहीं आया कि चैट जीपीटी ने ऐसा क्या किया है जो सर्च इंजन गूगल से अलग रिजल्ट्स दे रहा है। सर, चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड मॉडल है जिसमें इसमें प्री डिफाइंड जो इंफॉर्मेशन है उसमें डाल दी गई है। तो ये एक संवादात्मक मॉडल है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो फॉलो अप उसका आंसर देते हुए जाता है। और गूगल से इस तरीके से डिफरेंट है कि गूगल में सिर्फ वेबसाइट के रूप में या फिर कंटेंट के रूप में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बहुत अच्छा, आपने कहा कि एआई पर बेस्ड है। यस सर। अगर एआई पर बेस्ड है तो ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय में क्या हमारा टैलेंट छीन लेगा, कुंद कर देगा लोगों का? सर, एआई को डेवलप करने वाले भी हम मनुष्य होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम स्किल एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा कर देंगे तो एआई उसको नहीं कर पाएगा रिप्लेस, क्योंकि उसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो भी कम होता है। उसको कंट्रोल करने की अभी भी जो पावर है वो ह्यूमन के पास ही है। ह्यूमन के पास है। विकसित देशों में कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और वो रिक्वायरमेंट भी है उनकी, उनको ज़रूरत भी है डेवलप्ड कंट्री को। हमारे देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भी अशिक्षित लोग हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर अधिक किया जाएगा, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आबादी को परेशानियां झेलनी होगी, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, असमानता बढ़ जाएगी कुछ लोगों में, और गरीब गरीब होता चला जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है बिना सिखाए लोगों को बेसिक शिक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने से पहले? यस सर, अगर एआई लागू किया जाता है तो बॉटम अप अप्रोच के तहत किया जाना चाहिए कि जैसे एग्रीकल्चर में हम इसके यूजेस दे सकते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग में हुआ या फिर सिंचाई में हुआ, तो इसके बेनिफिट वहाँ हम उस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ये ना डिस्पैरिटी बढ़ाए ना लोगों की जॉब को छीने। आप कैसे करेंगे? क्या क्या फार्मूला है आपके पास? एक फार्मूला बताइए हमें, क्या है? क्या तेज़ी से किस तरह से शिक्षित करेंगे? कि तो सब कहा, क्या सब कहते हैं शिक्षित करें, किस तरह से शिक्षित करेंगे? कौन सा तरीका अपनाएंगे आप जनता तक पहुंचने के लिए, आम लोगों तक मैसेज?
सर एआई से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना सेंटर पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो उसमें हम एआई से रिलेटेड एजुकेशन ठीक से प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, मेरा एक अगला सवाल आपसे है, सरकार जो है इनिशिएटिव ले रही है आजकल, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने की काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है सरकार अपने दम पर। आपको लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है वह किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? अगर आप इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो आप उसको किस तरह से हमको समझाना चाहेंगे? सर डिजिटल इकोनॉमी में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है, तो सर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आने वाला जो ग्लोबलाइजेशन का है, आईटी का है, तो उसमें हमें डिजिटली रूप से आगे बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो सर इसको मैं एक प्लस पॉइंट के रूप में देखती हूँ कि भारत को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना ड्रीम पूरा करना है, या फिर एक नए भारत की जो हमने यात्रा स्टार्ट की है, तो वो नए भारत और विकसित भारत में ये अंतर आएगा कि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को आगे बढ़ और ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। भारत और भूटान वार्ता हुई है पिछले दिनों, चाइना और भूटान वार्ता, काफ़ी बातें हुई हैं। भारत सजग हो गया है, भारत को लग रहा है कि कुछ एक नई खिचड़ी ना पक जाए। बहुत ज़्यादा आपने पड़ोसियों से वो देख चुका है। ऐसा चिंता होना भारत के लिए, क्या चिंता है जो चाइना और भूटान के बीच में जो वार्ता है, आपके संज्ञान में है ये बात? क्या चिंता है भारत को और उनके बीच में ऐसा क्या चल रहा है? सर भारत की और चाइना की जो बॉर्डर इशू है वो भूटान के साथ भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जो डोकलाम विवाद है वो भूटान, भारत और चाइना के बीच एक मेजर इशू है। अगर भूटान जो है चाइना के पक्ष में जाता है तो हमारे पड़ोसी देश के रूप में भारत का जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए। क्या लगता है कि रुझान भूटान का जा रहा है चाइना की ओर, जैसे नेपाल का भी सुना है हमने? यस सर, कुछ रुझान हम देख सकते हैं, लेकिन अभी भी भूटान के भारत के साथ रिलेशन ठीक है। अच्छा, बस मेरा एक सवाल और है आपसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं ज़्यादातर सवाल आज इसी से कर रहा हूँ आपके, चूँकि कंप्यूटर साइंस है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे रिजल्ट में, विकास की बातें भी होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में, उसको और आगे उठाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है? सर जो एफडीआई होता है वो हमारे यहाँ पे निवेश के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम होता है, तो अगर इसे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो जो भी प्रोजेक्ट परियोजना का विकास होता है इसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सर इस पर्सपेक्टिव में इसका ज़्यादा देख सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और बन गया महिलाओं से, क्योंकि आपने लिखा है कि विमेन हेल्थ एंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखती है। बहुत अभिनेत्री हमने सुना है, बड़े सेलिब्रिटी सुना है, बहुत जब भी एक नाम कमाते हैं एक जगह आती है, कहा जाता है विमेंस की, खासतौर पर लेडीज़ की हमने देखा है। महिलाओं पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बहुत अरसा हो गया सुनते सुनते। आप कौन सा एक अलग तरीका अपनाएंगे महिलाओं की हेल्थ और हाइजीन को लेकर के? आप कर रही हैं, हम चाहते हैं, हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह से आप महिलाओं को अलग तरह से एक नए हेल्थ और हाइजीन की ओर बढ़ेंगे। सर जो सेलिब्रिटी को रोल मॉडल बनाने का कॉन्सेप्ट है, हमें उसको चेंज करना होगा। हमें ग्राउंड लेवल पर ही अपनी महिलाओं को उठाना पड़ेगा जो बहुत निचले स्तर की हो, उनको एक रोल मॉडल के तौर पर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो उस आसपास की महिलाएं वो उनसे ज़्यादा तरीके से कनेक्ट हो पाएंगी। सर उनको हेल्थ और हाइजीन से अवेयर करके एक सखी टाइप का, बहन सखी टाइप में एक उदाहरण दीजिए, आप कौन सा इनिशिएटिव लेती हैं, जैसा कि आपने कहा है हाइजीन, और एक एग्जांपल दीजिए छोटा सा। जैसे कि मैं अपने घर से ही अपनी मम्मी को इसके लिए एक रोल मॉडल के रूप में तैयार कर दिया कि हेल्थ और हाइजीन के बारे में उनको अवेयर करके फिर उनके साथ ही मोहल्ले की जो अदर महिलाएं हैं उनके साथ उनकी एक कमेटी टाइप की बना के और उनको इस तरीके की प्रमोट करूँगी हेल्थ और हाइजीन। भारती, कंप्यूटर साइंस के बाद आपने हिंदी साहित्य चुन लिया, ऐसा क्यों? सर साहित्य एक समाज का दर्पण होता है, कहा या सुविधा के पर्सपेक्टिव से चुना या पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से चुना, ये बताइए। ये बस इन्हीं दो बिंदुओं पर आपकी कमेंट चाहूँगा। सिर्फ ये इंटेंशन एग्जामिनेशन पास करना था क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है, या और कोई इंटेंशन था?
या साहित्य समाज का दर्पण है? सर मेरे दोनों इंटेंशन थे। मैं कंप्यूटर साइंस से और अदर से मैंने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे तो किया, पर मैं उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा रुझान समाज की ओर ज़्यादा था उसको समझने के लिए। तो एक इस तरीके से मुझे साहित्य अच्छा लगा और दूसरा मैंने देखा कि इसमें सिलेबस भी छोटा है तो मैं उसको कवर कर सकती हूँ। तो सर मेरे दोनों ही इसमें पर्पस थे। क्या क्या पढ़ा आपने हिंदी साहित्य में? सिलेबस में क्या क्या है? सर हिंदी भाषा का विकास जिसमें व्याकरण है, और सर दूसरे हमने पद्य साहित्य पढ़ा है जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों के बारे में। आधुनिक काल में आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद आया? सर इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुझे अच्छे लगते हैं। कारण? सर उन्होंने जीवन के वास्तविक अनुभवों को अपने साहित्य में लिखा है और समाज के हर परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा है। जहाँ उन्होंने अपने वात्सल्य प्रेम के लिए सरोज स्मृति को लिखा है, तो उसके साथ ही उन्होंने राम की शक्ति पूजा में जो मनुष्य की वास्तविक स्थिति है उसको दर्शाया है। ये राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियां याद हैं आपको? यह सर शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये पंक्ति मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। ये तक आगे 2-4 पंक्तियां बताएं। अभी इसको याद नहीं कर पा रही हूँ। महादेवी वर्मा के बारे में आपका क्या विचार है? आप उनसे कितना कनेक्टेड फील करती हैं? एक महिला थी, वेदना झेला पूरे जीवन, छायावाद की एक स्तंभ थी, तो कैसे कनेक्ट करती हैं? महादेवी वर्मा को कैसे देख? सर एक छायावादी 4 स्तंभ में एक अच्छी साहित्यकार थी। उन्होंने जो रचनाएं की हैं जिसमें उन्होंने जीवन के जो खुद वेदना झेली है विवाह के बाद में, उसमें कहीं ना कहीं उनके साहित्य के माध्यम से को अभिव्यक्त करती हैं। जैसे सर उनकी पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी इसके लिए। विस्तृत नबका कोना मेरा ना कभी होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये पंक्तियाँ मुझे कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करती हूँ सर मैं अपने आप को। एक सशक्त नारी के में वो कौन कौन सी बातें आप देखती हैं जो एक सशक्त नारी में होती हैं? सशक्तिकरण की बात होती है सब जगह, एक बजवर्ड बना हुआ है, सारे लोग बात करते हैं। क्या कंपोनेंट है एक सशक्त नारी में? क्या क्या फीचर्स आप देखती हैं? क्या है वो फीचर्स? किसी नारी को कैसे सशक्त कहें? सशक्त नारी में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो उसकी खुद डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए कि नारी अपने से रिलेटेड सारे निर्णय खुद लेने की, पुरुषों पर निर्भर ना हो। हमने ये देखा है कि हमारे समाज ने नारी को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढालने की कोशिश की है। तो सर उसको अगर हमको बदलना है, चाहे उसके घर में छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर बाहर राजनीति में आने के डिसीजन हो, वो खुद ले सकती है। तो वहाँ मैं सशक्त नारी को देखती। एक निर्णय लेने की क्षमता हो गई या आज़ादी हो गई कह सकते हैं। दूसरा, यस सर, निर्णय लेने की क्षमता से उसके हर एस्पेक्ट खुलते हैं। जैसे कि उसकी विवाह किस उम्र में होना चाहिए, उसको एजुकेशन का कहाँ तक मिलनी चाहिए, उसको किस क्षेत्र में वर्क करना चाहिए, क्या उसको। अच्छा एक चीज़ बताएं, आप भोपाल में रहती हैं, भोपाल को अगर इंदौर से सफाई के मामले में तुलना करें, हाइजीन और हेल्थ के मामले में, कैसा पाती हैं इंदौर और भोपाल की अगर तुलना की जाए तो? सर इंदौर में जो है जन भागीदारी और प्रशासन का जो सहयोग है वो सफाई और स्वच्छता के लिए एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करता है, और भोपाल में मैं इस चीज़ की कमी देखती हूँ जहाँ प्रशासन और जनता के बीच सहयोग की कमी है। कुछ एरिया में सफाई का मॉडल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी वही मानसिकता चली आ रही है लोगों की, गंदगी की। तो वो एक सबसे बड़ा मेजर लूप होल है भोपाल। कंप्यूटर के क्षेत्र में एक गेट्स पढ़ा होगा आपने, गेट्स पढ़ा है? यस सर। क्या होते हैं गेट्स? ध्यान है कुछ? भूल गई? सर सिर्फ नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी। एंड और गेट्स क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? ऊपर ऊपर से बताएं। सर वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं कुछ। सॉरी सर पर अभी रिवाइज नहीं है। ये जो कंप्यूटर है वो कौन से नंबर सिस्टम पे काम करता है? सर बाइनरी नंबर सिस्टम। और कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं क्या बाइनरी को छोड़ के? ये सर डेसिमल नंबर, बाइनरी। और सर अभी इतना ही याद। अच्छा नेटवर्क क्या होता है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मेरा प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? सर जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो वेबसाइट को कनेक्ट करने का एक माध्यम होता है। मेरा अंतिम प्रश्न, ये भारत भारती, उसमें भारत और भारती 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन इसके रचयिता कौन है भारत भारती के?
सर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को रचा है। क्या क्या है उसमें क्या है उस कृति में? सर उसमें राष्ट्रीयता के समय हमारे अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड की एक दिशा दी गई है हमारे देश के लिए, कि अतीत में भारत किस तरीके का था, वर्तमान में भारत में क्या समस्याएं हैं और भविष्य में भारत की एक दिशा क्या होनी चाहिए। कुछ पंक्तियां याद हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही उत्कृष्ट कृति है, कुछ पंक्तियां हैं याद? सॉरी सर, इस समय याद नहीं कर पा रही हूँ मैं। गुड इवनिंग। ये मेडिटेशन करती हैं आप? ये मतलब क्या हॉबीज में, मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या है ईशा क्रिया या ईश क्रिया मेडिटेशन? सर ईशा क्रिया मेडिटेशन ध्यान की एक विधि है जहाँ ईशा का मतलब होता है जो सृष्टि का स्रोत है, हमारे परमात्मा, और इस ध्यान के द्वारा हम उस परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जो सदगुरु जी हैं उनके निर्देशन में ये किया जाता है। ये बताइए आपकी, चूंकि आपने काफी नारी के ऊपर, काफी नारी विमर्श पर चर्चा हुई, आपका रोल मॉडल कौन है वर्तमान समय में? किसे देखती हैं, किसे इमिटेट करती हैं, या कौन किसे अपना रोल मॉडल मानती हैं? सर मेरी मदर को मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ। क्यों? सर क्योंकि जितने भी हमारे लाइफ के संघर्ष रहे, हम 5 बहनें और एक भाई था, तो उन्होंने कभी भी हमको उस तरीके से एक बोझ की तरह नहीं देखा। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, लेकिन तभी भी उन्होंने हमको शिक्षा के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर किया। परिवार का जो एक उनको संभालना चाहिए जिम्मेदारी, वो उन्होंने बखूबी संभाली है। और एक महिला सशक्तिकरण के तौर पे अगर मैं किसी को देखना चाहूँगी तो वो अपनी मदर को देख सकती हूँ कि सारी समाज को साइड में करके उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी और हमको यहाँ तक पहुँचाया है। अब मुझे तीन क्षेत्र, राजनीति, नौकरशाही और प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्री कह लें, इन तीनों क्षेत्र की एक एक महिलाओं के नाम बताइए जिन्हें मतलब आप फॉलो करती हो या जैसा बनना चाहती हो, या कुछ भी, मतलब जो आप कह लो कि जो जिन्हें आप फॉलो करते हो इन तीनों क्षेत्रों। सर राजनीति क्षेत्र में हम देख सकते हैं हमारी राष्ट्रपति अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने काफ़ी लाइफ में संघर्ष झेलने के बाद भी, पर्सनल लाइफ में करने के बाद भी आज वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। और एक आदिवासी क्षेत्र की महिला हैं, तो सारे रंग भेद सबको दरकिनार करते हुए वो अपनी योग्यता के बल पर वहाँ पे गई हैं। तो एक मुझे वो बहुत इंस्पायर करती हैं। सर इकोनॉमी के क्षेत्र में देखा जाता है कि नौकरशाही में जो जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रही हैं, इस फील्ड में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनमें से कोई? यस सर, किरण बेदी जी जो पहले आईपीएस ऑफिसर। तो किरण बेदी तो बहुत पुरानी हो गई ना, अब तो आज नहीं है ना मतलब कुछ रेलिवेंट बताइए। तो रटी रटाई बात होगी, हर आदमी यही जवाब देता है। किरण बेदी तो इररिलेवेंट है ना, 20 साल पहले थे। आज आपने क्या उनका देखा है? आपने जिनको देखा, काम करते हुए देखा, आपने किरण बेदी को तो काम करते हुए देखा नहीं है, तो पढ़ लिया कहीं किताबों में। वर्तमान में भी तो बहुत सारी महिलाएं हैं ना जो नौकरशाही में जो अच्छा काम कर रही है। आपकी कोई नजर में नहीं आया? हो सकता कलेक्टर हो, आपके अगल बगल हो कोई एक। यस सर, भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख है, रैंक 5 पे जो आई थी। उन्होंने गाडरवाड़ा क्षेत्र में काफी अच्छा वर्क कर रही हैं। यूपीएससी में कोई मेंबर है महिला भी? यूपीएससी में हो सकता है कि आपको कोई इंटरव्यू ले रहा हो महिला, कोई है? आप जानते हैं कोई है या नहीं है? आई डोंट नो। यस सर, सुमन मैम है और प्रीति मैम है। अब आप थोड़ा इससे परे कुछ इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है थोड़ा आपको? यस सर, जनरली। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? FTAs हम कहते हैं, क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? सर देशों के मध्य वस्तुएं और सेवाओं के व्यापार में जब प्रशुल्कों को कम कर दिया जाता है, शून्य पर कर दिया जाता है, तो क्यों करते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करते हैं? उससे क्या फायदा होता है? सर हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। बैलेंस करने के लिए कैसे?
फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि हम आरसीपी में शामिल हो जाते हैं तो उसमें सर जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो एक दूसरे देशों से जो एक्सपोर्ट होते हैं वो अगर नॉर्मल प्राइस में आते हैं या फिर कम प्रशुल्क पे आते हैं तो उसमें सर दोनों देशों को बेनिफिट होता है और ग्रुप की। अभी जो है, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आने वाला समय ग्लोबलाइजेशन का, आने वाला समय मुझे तो नहीं लगता ग्लोबलाइजेशन का है, मुझे तो लगता है कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का तो दौर खत्म हो गया। आपने कहा ना आने वाला समय, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कोविड के बाद से जिस तरीके से लोगों ने अपनी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगाए हैं, बहुत सारे चीज़ों पे वीज़ा हो, जिस तरीके के अदर जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आए हैं, उससे तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और उससे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या संबंध है? कुछ जुड़ाव आपको थोड़ा कुछ दिखता है, कोई अंडरस्टैंडिंग है? यस सर, ग्लोबलाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो जैसे अमेरिका चाइना जैसी पावर हुई तो वो अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं जिसके कारण डी ग्लोबलाइजेशन की एक प्रोसेस चल रही है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं, जैसे कि हम इंडिया को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में एक उभर रहा है, या ब्राज़ील हुआ, तो जैसे ब्रिक्स देश हुए, अन्य मेंबर को उसमें शामिल करना, G20 की बैठक हुई, तो सर इस तरीके की जो संघ निकल के आ रहे हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन की तो ग्लोबलाइजेशन से समझते क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या है बेसिकली? सर विश्व के सभी देश जब सामाजिक आर्थिक रूप से एकीकरण करते हैं, मतलब कि किसी के उसमें एक ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चलाते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन ऐसा आपको दिखता है रियलिटी में? अभी आप कुछ आरसेप की बात कर रही थी, आरसेप में क्या हुआ था? कुछ अभी आप ही, पता नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया, आप ही कुछ कह रहे थे कि आरसेप में कुछ डेयरी का हो गया, तो मतलब वो क्या है, उसका इससे क्या लिंक है? सर उसमें अगर भारत शामिल नहीं हुआ है तो सर वो भारत के लिए एक संप्रभुता की कंसेप्ट में भी और अपने निजी हित को, जैसे कि हमारे किसानों लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन में तो आप दूसरी बात कह रही थी कि जो है फ्री हो जाए, सब चीज़ आए जाए, और वहाँ फिर दूसरी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रिंसिपल के लेवल पर, मैं थोड़ा प्रिंसिपल के लेवल पर क्या है? सर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में फ्री ट्रेड होना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो सर ये फ्री ट्रेड इसीलिए किए जाते हैं कि वो फ्री चीज़ें कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि सारी कंट्रियां शामिल होती हैं तो उसके सांस्कृतिक आदान प्रदान हो या आर्थिक आदान प्रदान शामिल होते हैं। सॉरी सर, अभी इसको इतना ही समझ पा रही हूँ मैं। भारती जी नमस्कार। आपकी रोल मॉडल आपकी माँ है। आपके डेप्थ में है कि आपके पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं। यस वो आपके रोल मॉडल क्यों नहीं है? उनका भी संघर्ष तो कम नहीं रहा। यस सर, मेरे रोल मॉडल माँ एक जो भावनात्मक रूप से है वो मम्मी से कनेक्ट कर पाती हूँ, लेकिन पापा भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए संघर्ष किया है सर। लेकिन चूंकि आपने पूरी बातचीत में जितना माँ का जिक्र किया, जितनी माँ का जिक्र किया, उतना आपने अपने पिताजी का जिक्र नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूछूं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि वो आपके रोल मॉडल में दूसरे नंबर पे आते हैं या बराबर पे आते हैं? नहीं सर, बराबर पे ही है मेरे मम्मी पापा दोनों। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपने 2-3 यहाँ पर जो सवाल पूछे गए उसमें एक आपने शब्द दिया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। क्या भारत जैसे देश में केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ही चाहिए या ब्राउनफील्ड भी चाहिए? इन दोनों का अंतर आपको समझ में आता है? यस। तो क्या भारत जैसे देश में केवल और केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से हम बात करें, या आपको लगता है कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और उसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए? आखिर अगर है तो क्यों? सर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में भी हमको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आते हैं तो सर जो नए हम प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ब्राउनफील्ड में भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। तो सर दोनों इंपॉर्टेंट मान सकती हूँ मैं, दोनों को बैलेंस करके चलना। दोनों के कंसेप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में? किसी नई परियोजना में इन्वेस्टमेंट करना वो ग्रीन फील्ड में आता है, और जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है ब्राउन फील्ड में जो पहले से ही चल रही कोई परियोजना या प्रोजेक्ट होती है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, पुरानी परियोजना। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए तो बहुत सारे डिजिटल
जो हम लोग इकोनॉमी की बात भी कर रहे हैं, एक टर्म आपको अभी याद होगा, डिजिटल करेंसी, जिसकी शुरुआत हमारे यहाँ की गई है डिजिटल रुपी के तौर पे। आपने सुना है डिजिटल यस रुपी? तो ये कहा जाता है कि डिजिटल रुपी, या जिसको एक और नाम क्या दिया गया था डिजिटल रुपी को? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, ये कहा गया कि डिजिटल रुपी एक इसलिए लाया गया क्योंकि देश में क्रिप्टो को लेकर के बहुत ज्यादा माहौल था। तो क्या डिजिटल रुपी क्या वाकई में क्रिप्टो का सब्स्टिट्यूट है? सर, उसको क्रिप्टो का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते, क्योंकि जो डिजिटल रुपये है वो एक वैध मुद्रा के रूप में माना जाता है उसको। तो सर, अगर आरबीआई या फिर भारत सरकार के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, तो जिस तरीके से सिर्फ हमारे जो नोट अभी भौतिक फिजिकल रूप में चलते हैं, उन्हीं का एक डिजिटल वर्जन में हम डिजिटल करेंसी को देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी सर, वो कॉन्सेप्ट उससे अलग है, तो सर उसको दोनों समान नहीं मान सकते हम। क्या आपको लगता है कि अगर क्रिप्टो के साथ करेंसी ना जुड़ा होता तो इतना विवाद ना होता? यस सर, करेंसी में कहीं ना कहीं उसमें एक इलीगल प्रोसेस हो जाती है, तो जिसका मिसयूज होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, तो सर इस कारण से उसका विवाद काफी रहता है। कैसे मिसयूज हो सकता है? करेंसी अगर उसमें जोड़ जाए तो कैसे मिसयूज होगा? क्योंकि सर एक ही डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होती है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता है, तो सर इस कारण से इसका मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक जो ऑफिशियल करेंसी है और एक आप जो इस तरह की करेंसी, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस किस कंसेप्ट के बेसिस पे आता है? सर लीगल बेस पे आता है। हाँ, वो लीगैलिटी का एक टर्म होता है, वो टर्म क्या कहलाता है? सर अभी मुझे वैध मुद्रा के रूप में उसको याद आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। एक और चीज आपको आपसे समझना चाहेंगे, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने का एक स्टडी आया था जिसमें भारत के सरकारी कर्ज को लेकर के चिंता जताई गई थी। आपने स्टडी के बारे में, आपको पता है ये यस सर। स्टाफ रिपोर्ट जो था, यस सर, बेसिक क्या क्या कहा गया था और उसकी बात को लेकर के क्या आप उनसे सहमत हैं कि सरकारी कर्ज वाकई में ज्यादा है? उनका मूल बयान क्या था और उससे उसके लिए जो तर्क दिए गए थे उसमें आपकी सहमति या असहमति का आधार क्या है? मेरा प्रश्न स्पष्ट है? यस सर। जी हाँ, पर सॉरी सर, मैंने उसको पढ़ा नहीं था ठीक से, तो उसमें मैं सिर्फ बेसिक चीजें ही बता सकती जी हूँ। जी जरूर। सर जो कर्ज पे लेकर कहा गया था आईएमएफ ने कि भारत का कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, तो सर उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो बेसिक स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद कहीं ना कहीं देखी नहीं गई थी भारत के उसमें। सर इस पर सॉरी, मैं अभी इतना ही बता पाऊंगी। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ जेंडर बजटिंग को लेकर के। अब चूंकि बजट आने वाला है, अभी वैसे अंतरिम बजट ही हो, लेकिन जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट जो है उसमें आपको अगर कोई बदलाव करना हो, एक कोई बड़ा बदलाव करना हो, तो वो क्या आप करना चाहेंगे? सर जेंडर बजटिंग में महिलाओं की जो हेल्थ पे खर्च होता है, मैं उसको बढ़ाना चाहूँगी सबसे पहले, तो एक बड़ा मेजर चेंज ये लाना चाहूँगी। अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है और अभी एक बड़ा हिस्टोरिकल बिल पास हो गया और एक्ट बन गया है ना। तो क्या लगता है कि राजनीतिक आरक्षण देने से वास्तव में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल सिनारियो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन प्रोसेस है, वो इतना टीडियस है कि जो आम महिला है, जिसे हम भारत की आम महिला का प्रतिनिधि माने, वो तो पहुंच नहीं पाएगी। तो इस तरह के जो कानून बन रहे हैं, ये वास्तव में क्या भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे पाएंगे? सर हम देखते हैं कि हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, और वहीं अगर उनका राजनीति में आरक्षण देखते हैं तो जहां लोकसभा में सिर्फ 14% आरक्षण है, तो इससे महिलाओं के अंदर एक वो सशक्तिकरण या नीति निर्माण में उनकी प्रॉपर भागीदारी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम इस तरीके का आरक्षण प्रोवाइड करते हैं तो महिलाओं के अंदर एक राजनीतिक सशक्तिकरण तो आएगा ही, और नीति निर्माण में महिलाओं से संबंधित मुद्दे को काफ़ी संवेदनशीलता के तरीके से लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता, जैसे देखो पंचायती राज लागू हुआ और पंचायती राज में कई राज्यों ने तो 50% तक आरक्षण दिया, लेकिन फिर सरपंच या फिर कहें पर्दापति की बात आ गई, है ना, और कहा गया कि बस महिलाएं का नाम लिया गया, चूंकि आरक्षण था, सारे डिसीजन मेकिंग से लेकर और सारी चीजें जो हैं वो तो पुरुष ही लेता रहा,
और इससे एक तरह से और महिला पीछे होती चली गई, क्योंकि जो लड़ सकती थी या जो डिसीजन मेकिंग थी उसने एक तरह से अपना नाम भी खराब किया और वो पुरुषों के पास ही बना रहा है। तो कुछ ऐसा ही तो वहां भी नहीं होगा? सर, इसकी संभावना हो सकती है, जैसे हमने पंचायतों में सरपंच पति का कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रचलन में देखा था और वास्तविकता में भी ये रहता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से अभी भी हमारे यहाँ पे लगभग 40 लाख महिलाएं सरपंच पति, और उन्होंने काफ़ी चेंज किया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश के एक सरपंच को देख सकते हैं, अ, भक्ति शर्मा, जिन्होंने अपने गांव के लेवल पे काफ़ी बदलाव किया है। और अगर हमको लोकसभा या विधानसभाओं में इस तरह के कॉन्सेप्ट को रोकना है तो महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सर, ये ग्राउंड लेवल पे क्या उतना ज़्यादा रिवील नहीं हो पाता है कि सरपंच पति का। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आपने 2017 में बीएससी की थी, लगभग 6 साल हो गए हैं। चूंकि मैं आपका डेफ पढ़ रहा था, फादर ऑटो ड्राइवर हैं और सारी समस्याएं, तो 6 साल से आप क्या कर रही हैं? तैयारी कर रही हैं? सर, मैं तैयारी के साथ साथ कुछ जॉब भी करती थी, जिसमें कि मैंने स्कूल में टीचिंग भी की कुछ समय के लिए। इसके साथ ही मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और कुछ समय के लिए मैंने अदर वर्क जैसे कि टेलीकॉलिंग का वर्क हुआ या फिर मेहंदी लगाने का काम हुआ। तो इसलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लग गया, मतलब अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए, है ना? फाइनेंशियल बर्डन। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, आप कंप्यूटर से हिंदी साहित्य पे आई, और मुझे लगता है कि अगर हिंदी को कंप्यूटर पे ला दिया जाए तो हिंदी का विकास भी होगा। इसके लिए कुछ सोचा है, क्या किया जा सकता है, या क्या अभी ऐसे चैलेंजेस हैं कि हिंदी को और बेटर किया जाए और प्रसारित और लोकप्रिय बनाया जाए कंप्यूटर के माध्यम से? यस सर, जैसे कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस हिंदी में स्टार्ट किया गया, तो एक नया और अच्छा इनिशिएटिव मैं इसको मानती हूँ कि इस तरीके की एजुकेशन हम हिंदी में दे रहे हैं। तो उसी तरीके से हमको आईटी सेक्टर में भी हिंदी की भाषा को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो टेक्निकल वर्ड हो वो हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, लेकिन हिंदी का प्रसार हमको बढ़ाना चाहिए। एक राष्ट्रभाषा के तौर पर, एक राजभाषा के तौर पर हिंदी की शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। और जैसे इंग्लिश को लेकर एक वो बना हुआ है कि अगर किसी को जॉब में या फिर आईटी सेक्टर में जाना है तो उसको इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो हमको एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना होगा कि अगर हिंदी आपको ठीक से आती है तो आप उस जॉब के लिए भी applicable। अच्छा, अभी अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड चल रहा है, कहीं ना कहीं हर जगह संघर्ष की स्थिति है। और बहुत सब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की ऐसी स्थिति थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस थे। तो क्या लगता है, ये जिस तरह के हालात गुजरते जा रहे हैं, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने तो यूक्रेन रशिया के समय ही कह दिया था, अभी रेड सी इश्यू शुरू हो गया, फिर इजराइल हमास चल ही रहा है ना? तो ऐसे उसमें, और सबके कुछ ना कुछ हित हैं जिसके कारण उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वर्ल्ड लीड्स टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वार, ऐसा लगता है? सर, थर्ड वर्ल्ड वार की सिचुएशन उतनी नहीं बन सकती, क्योंकि आज जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे यूएन हो या फिर अदर ग्रुप्स हो, वो उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा। एक मिनट, यूएन तो बेकार हो गया, सब लोग कह रहे हैं। देखो, इजराइल हमास लड़ रहा है, यूएन है, कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन रशिया कितने दिन हो गए लड़ रहा है, कुछ नहीं कर पाया। तो यूएन तो उनके लिए है कि छोटे देश हैं, वहां कुछ पॉलिसी कुछ होगा तो इंटरवेन करेगा, अदरवाइज बड़े देशों के सामने तो वो है, और सबने कह दिया। अब तो मतलब हमें लगता है कि हर तरह से चेंज करने की बात आ रही है। तो आप सहमत है कि यूएन अच्छा कर रहा है? आई डोंट थिंक कि अभी इस एपिसोड में वो रेलिवेंट हो रहा है यूएन। सर, अगर हम यूएन में रिफॉर्म कर देते हैं, उसमें जो P5 स्थायी सदस्यता है भारत को या ब्राजील जैसे देशों को प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। जो विकसित देश कैसे हो जाएंगे? तब तो वीटो बढ़ जाएगी। एक आदमी भी नहीं माना किसी वजह से तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सर का क्वेश्चन क्लियर है ना? तो इससे तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगा। अभी 5 हैं, 10 हो जाएंगे। कंसेंसस कहाँ होगी? वीटो अगर आपने बढ़ा बताओ, दिया। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, बताएं सर को। सर, अगर वीटो पावर की जगह हम वीटो पावर को एक बैलेंस वे में यूज करवा सकते हैं कि अगर किसी देश में चाइना ने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 लोगों को आपने कर दिया, 9 ने कुछ कहा, चाइना ने कहा मैं नहीं मानता हूँ, क्या मैकेनिज्म? चाइना ने कहा 10 लोग हैं, 10 हम इसी कमरे में बैठे, चाइना भी बैठा है, 9 एक तरफ, चाइना ने कहा मैं नहीं मानूंगा, मेरा अपना इंटरेस्ट है, मेरा सोवेनिटी का इफेक्ट है, मेरा अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इस बात को नहीं मानूंगा। कैसे होगा?
सर अगर इस तरीके की सिचुएशन है, रिफॉर्म के प्रोसेस में आगे बढ़ना है, या तो फिर वीटो पावर को समाप्ति कर देना चाहिए और एक सेम प्रोसेस के थ्रू यूएन को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बैलेंस वे में बनाना चाहिए, जहां पर चाहे अफ्रीका की कंट्री हो या मतलब एशिया आपको की लगता है कि कंट्री। लेकिन यूएन के रहने से, यूएन में रिफॉर्म करके हम एक बेहतर एक वर्ल्ड World. ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब दैट इज योर पोजीशन? ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। वुमेन हाइजीन पे हमने बात की, हेल्थ पे, दोनों अलग अलग विषय हैं। तो क्या जैसे फंडामेंटल राइट में हम बहुत सारे चीज़ों को शामिल करते जा रहे हैं, बहुत सारे राइट बाद में आए हैं, है ना? तो क्या हेल्थ मतलब जो स्वास्थ्य का अधिकार भी मौलिक अधिकार है क्या? सबके लिए पूछ रहा हूँ, महिला पुरुष। यस सर, स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार हम मानते हैं, जिसमें नीति दिशक तत्वों में भी कुछ दिया गया है, जिसमें प्रसूति के समय महिलाओं को उपबंधी की तो उसको फंडामेंटल राइट अगर बना दिया जाए, आप सपोर्ट करेंगे? यस सर। थैंक यू, वी कैन गो नाउ। थैंक यू।